जय हिंद साथियों, इमरान जी रिसर्च सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इससे पहले हमने जो भारतीय संविधान के 1 से 5 तक की जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया है, तो उससे जरूर देख लीजिए क्योंकि एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 6 जिसे राज्य कहा जाता है। यह अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 के बीच में। इसमें मोटा मोटी तौर पर जो राज्यपाल हो गया है ना, मुख्यमंत्री हो गया, आपका विधानमंडल में एमएलए एमएलसी हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इस सब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज साथियों, अनुच्छेद 152 में इसमें राज्य की परिभाषा है, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि आपके पास राज्य के पास क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन, देखिए राज्य के पास क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन, ये तीनों चीज होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? संप्रभुता, जिसे हम उसे राज्य कहते हैं। संप्रभुता का मतलब हो गया क्या कि एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है जो हम बिना किसी दबाव के हम निर्णय ले सकते हैं, ठीक है ना। संप्रभुता का मतलब समझ गए। तो राज्य के पास ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं दिया गया है कि वो किसी भी प्रकार का वो निर्णय ले सकें, ठीक है ना। इसलिए हम उसे राज्य कहते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 152 में क्या है? वो राज्य की परिभाषा है। आपने देखा होगा कि पिछले दिन सदन में जो है खूब हंगामा हो रहा था कि भाई ट्रंप कौन होते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, ये ऐलान करने वाले कि हमने पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर करवाया। इससे क्या होता है कि जो इंटरनेशनल छवि है उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। सही बात है, जब हम संप्रभुता संपन्न देश हैं तो हम खुद निर्णय ले सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इंटरनेशनल छवि पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इन दिनों काफी हल्ला हो रहा था। हालांकि प्रधानमंत्री ने ये कहे हैं कि किसी भी प्रकार के कोई भी देश के राष्ट्रपति या कोई भी देश के नेता जिस दौरान जो इंडिया पाकिस्तान में जो युद्ध चल रहा था वो किसी ने फोन नहीं किया है, ठीक है। तो वो खैर पॉलिटिक्स की बात है। आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि इसमें राज्यपाल की पद की चर्चा है, ठीक है ना। क्या है? और अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका की चर्चा है। देखिए दोस्तों, जिस तरह हमने पढ़ा था देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान होते हैं। वास्तविक रूप से प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उसी तरह आ गए राज्य में, राज्य की जो कार्यपालिका है उसका जो प्रधान है वो औपचारिक तौर पर राज्यपाल होते हैं, मगर वास्तविक तौर पर कौन होते हैं? जो राज्य का जो मुख्यमंत्री है वही होते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 154 में क्या है? कार्यपालिका है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में क्या है? देखिए साथियों, इनका जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। किनके सिफारिश पे? तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पे, ठीक है ना। हम चीज ध्यान रखेंगे, नियुक्ति कौन करते हैं, सिफारिश कौन करते हैं?
ये चीज हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम आर्टिकल 100 इसमें जो राज्यपाल के कार्यकाल की चर्चा है, ठीक है। राज्यपाल के कार्यकाल की कोई सीमा अवधि नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये जब तक के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चाहेंगे, किसी भी राज्य के जो राज्यपाल है वो अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पे बने रहते हैं अपने कार्यकाल में, ठीक है। आइए देखते हैं 157 में क्या है। 157 में योग्यता है, क्या है इनका? योग्यता की चर्चा है, ठीक है ना। योग्यता में यही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। पागल या दिवालिया नहीं हो, उम्र जो है उनका 35 वर्ष के हो, ठीक है ना। इस तरह से कुछ राज्यपाल की योग्यता है, ठीक है। चूंकि हम 1-2 पॉइंट याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 158 में जो कुछ शर्तें हैं, ठीक है। शर्त में हम देखेंगे कि वो जिस राज्य का वो राज्यपाल बनेंगे उस राज्य का क्या होंगे, नागरिक नहीं होंगे वो, ठीक है ना। वो विधानमंडल के सदस्य नहीं होंगे, वो एमएलए या एमएलसी किसी भी तरह के सदन का मेंबर वो नहीं होंगे, ठीक है। ये राष्ट्रपति के शर्तें हो गए। आइए देखते हैं अनुच्छेद 159 में राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा है, क्या है? शपथ की चर्चा है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? जो राज्यपाल है उनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। ये तो पॉइंट याद रखेंगे, एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आइए देखते हैं आर्टिकल 160 में क्या है। आर्टिकल 160 में कहा गया है कि आकस्मिक स्थिति में वैसा स्थिति जिसका चर्चा संविधान में नहीं है, ऐसा अगर कोई स्थिति आता है तो वो राष्ट्रपति के है ना, अगर जो राष्ट्रपति अपना कह देंगे कि आपको ये काम करना है तो वो काम राज्यपाल करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 160 में जो आकस्मिक स्थिति है उसके बारे में चर्चा है, ठीक है। और आइए देखते हैं आर्टिकल 161 में क्या है। आर्टिकल 161 में राज्यपाल के जो क्षमादान की शक्ति है उसके बारे में चर्चा है। इसमें 2 पॉइंट कहा गया, ध्यान रखेंगे
क्या राज्यपाल जो है वो फांसी की सजा माफ करवा सकते हैं? तो नहीं। इसमें दो चीज याद रखेंगे मोटा मोटी तौर पर, ठीक है ना। ये फांसी की सजा नहीं माफ करवा सकते हैं। उसके बाद जो जो सेना का कोर्ट जिसको मार्शल लॉ कहते हैं, क्या उसकी सजा माफ करवा सकते हैं? नहीं। जो सेना के कोर्ट के द्वारा जो सजा दी जाएगी उसको राज्यपाल के अंदर ये शक्ति नहीं है कि वो माफ करवा सके। दूसरा क्या है, वो फांसी की सजा माफ करवा सकते हैं? तो नहीं। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 162 में कहा गया है कि जो राज्य क्या है, राज्य के जो कार्यकाल है उसकी विस्तार कौन करेंगे? तो राज्यपाल करेंगे, ठीक है। आइए आर्टिकल 163 में क्या है। आर्टिकल 163 में कहा गया, देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम डिस्कस किया था संघ, उसमें हमने ये डिस्कस किया था आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में ये कहा गया था कि जो राष्ट्रपति के सहायक के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री होगा। उसी तरह आर्टिकल 163 में कहा गया है कि जो इसमें जो है राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसकी मुखिया कौन होगा? जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो होंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये एक अनुच्छेद से राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री है उसके बारे में जो शक्ति है उसके बारे में पता चलता है। देखिए इसमें कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा। भाई जो मंत्रिपरिषद कहेंगे वो राज्यपाल करेंगे, ठीक है ना। अब जो पूरा मंत्रिपरिषद किसके अधीन में है? मुख्यमंत्री के अधीन में है। जो मुख्यमंत्री चाहेंगे वो मंत्रिपरिषद करेंगे, ठीक है ना। वो मंत्रिपरिषद कहेंगे राज्यपाल को करने के लिए। इसलिए कहा जाता है जो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? राज्य के अंदर सीएम होते हैं, ठीक है ना। और देश के अंदर कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो चलिए आर्टिकल 163 में इसका चर्चा है। आर्टिकल 164 में देख लेते हैं। आर्टिकल 164 में कहा गया है कि जो मंत्री है मंत्री की जो नियुक्ति है राज्यपाल करेंगे। क्या कौन करेंगे? किसके सिफारिश पे भाई? सीएम के सिफारिश पे, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आर्टिकल 165 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 165 में कहा गया है महाधिवक्ता, इसको इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहा जाता है। साथ जिस तरह हमने पढ़े आर्टिकल 76 में देखा था महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसको कहा जाता है, उसमें वो क्या होते हैं कि भारत सरकार के वो वकील होते हैं। उनका जो है जो नॉलेज जो है वो किसके बराबर होता है? तो जो
सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके बराबर होता है। उसी तरह राज्य में हो गया महाधिवक्ता, ये राज्य सरकार का वकील होता है। इसका भी जो है नॉलेज जो है किस किसके बराबर होगा, तो जो हाई कोर्ट के जो वकील, हाई कोर्ट के जज है उसके बराबर इसका नॉलेज होगा, ठीक है ना। तो महाधिवक्ता 165 में किसका चर्चा है, महाधिवक्ता का। आइए 100 साथियों एक चीज बता देते हैं, हमारे गुरु हैं खान सर, आप लोग जानते हैं ग्लोबल टीचर हैं। वो हमेशा से एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं कि एग्जाम में उतना ही पढ़ो जो मान के चले एग्जाम में आए। नॉलेज के लिए तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, एग्जाम दृष्टिकोण से वही पढ़ो जो एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो हम ये आर्टिकल मान के चलिए 152 से 37 तक के बहुत आर्टिकल है। अभी ना मतलब कि सब सारे आर्टिकल तो मतलब क्या है, मगर जो हम स्टूडेंट हैं, हमारे जो लेवल है वो मान के चलिए बिहार दरोगा सचिवालय का लेवल का हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें तो वो उस इसमें जो जिस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है हम वही करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं 165 के बाद क्या है, हम 168 आर्टिकल को देखते हैं। ये जरूरी भी है, इसके बीच में जो भी आर्टिकल है इससे कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप जानते हैं कि खान सर ऐसे वैसे टीचर नहीं है, ठीक है ना, बहुत बड़े टीचर है, उनका एक्सपीरियंस अनुभव सबको पता ही है भारत देश में, ठीक है। तो आइए आर्टिकल 168 में किसका चर्चा है, तो आर्टिकल 168 में विधानमंडल किसका चर्चा है, विधानमंडल की चर्चा है भाई। विधानमंडल को इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहा जाता है। विधानमंडल होता क्या है देखिए, राष्ट्र के कानून बनाने, राज्य के कानून बनाने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं, विधानमंडल कहा जाता है। विधानमंडल में हम जानते हैं कि इसमें एमएलए हो गए, ठीक है ना, एमएलसी हो गए, गवर्नर जो राज्यपाल हो गए, ये तीनों मिला करके विधानमंडल कहलाता है, ठीक है। तो आइए हम इसको बारी बारी करके देखते हैं, ठीक है। गवर्नर के बारे में तो पढ़ ही लिया सारा चीज, ठीक है। और इसको देखते हैं एमएलए और एमएलसी के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 159 में आर्टिकल 169 में देखिए, विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं है, ठीक है ना, मोटा मोटी तौर पे 6 राज्य में है ये। तो अगर चाहता है, इसमें है आर्टिकल 169 में विधान परिषद की सृजन की चर्चा है। देखिए इस किस तरह बनाया जा सकता है, अगर कोई भी राज्य चाहता है कि हमारे यहाँ भी विधान परिषद हो, ठीक है ना, तो उसका प्रोसेस ये है कि जितने भी विधानमंडल के सदस्य हैं, ठीक है ना, वो 2/3 संख्या से इसको पारित करेगा, ठीक है। और उसके पारित करने के बाद ये किनको भेजेंगे, ये भेजेंगे संसद को, ठीक है ना। संसद क्या करेंगे, संसद अनुमोदन देंगे, उसके बाद क्या होगा कि उस राज्य में विधान परिषद बन जाएगा, ठीक है ना। तो विधान परिषद किस तरह बनाया जा सकता है,
उसकी चर्चा किस में है? तो आर्टिकल 169 में, ठीक है। आर्टिकल 170 में, एक मिनट, आर्टिकल 170 में विधानसभा की चर्चा है, ठीक है ना। आर्टिकल 170 में किसकी चर्चा है? विधानसभा की चर्चा है। और आर्टिकल 178 में किसकी चर्चा है? विधान परिषद की। देखिए दोस्तों, इन दोनों में सिमिलरिटी देखते हैं क्या क्या है। इसको अस्थायी सदन कहते हैं, इसको अस्थायी सदन कहते हैं, ठीक है ना। ये पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको उच्च सदन कहते हैं, इसको निम्न सदन कहते हैं, इसको प्रत्यक्ष सदन कहते हैं, इसको अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। ठीक है ना। प्रत्यक्ष क्यों किया जाता है? इसमें विधानसभा के जो जितने भी मेंबर हैं उनका जो चुनाव जनता डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और अप्रत्यक्ष इसको इसलिए कहा जाता है विधान परिषद को, क्योंकि इनका जो है जनता इनको वोट डायरेक्ट नहीं डालते हैं, जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो इनको चुन के लाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको अप्रत्यक्ष कहा जाता है, ठीक है। इनकी जो है विधानसभा जो एमएलए बनने की जो उम्र है वो 25 वर्ष है, और इनकी जो है विधान परिषद में बनने की जो उम्र है वो 30 वर्ष है। तो कुछ तरह से ये सब पॉइंट है, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आइए देखते हैं, इसको तो हम जानते हैं कि विधानसभा में जो डायरेक्ट जनता जो चुन के भेजते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि इनके जो सदस्य हैं इनको एमएलए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमएलए। और इनके जो सदस्य हैं इनको क्या कहा जाता है? एमएलसी। क्या कहा जाता है? एमएलसी। ध्यान रखेंगे, एमएलए का मतलब हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली। और इनका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसको तो जनता डायरेक्ट चुन के भेज देती है, और इसको जो जनता है जनता चुन के नहीं भेजती है। इसकी नियुक्ति किस तरह की होती है आइए हम देखते हैं, ठीक है ना। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखेगा कि ये जो विधानसभा की जो सीटें हैं, बहुत सारा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो सबसे ज्यादा सीट किस राज्य में विधानसभा की, तो 403 है किस में? यूपी में, ठीक है ना। उसके बाद 294 किस में है? तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। 288 किस में है? तो भाई महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। 243 है किस में? तो बिहार में है। ये कुछ इस तरह से हम ध्यान रखेंगे, एग्जाम में इस तरह की बात पूछ लिया जाता है। और दूसरी बात इसमें शर्त ये है कि विधानसभा की जो सीटें हैं 60 से 500 के बीच होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये विधान परिषद का जो है 1/3 का मतलब है कि अगर मान के चलिए जैसे अपना बिहार में हो गया, कुल मिलाकर कितना है विधानसभा की सीटें? 243। तो 1/3 करेंगे तो आपको आएगा 75। तो 75 से ज्यादा विधान परिषद की संख्या नहीं होनी चाहिए, ये चीज ही ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
और इसकी जो नियुक्ति है विधान परिषद की किस तरह होती है, आइए उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए आइए विधान परिषद की नियुक्ति किस तरह किया जाता है देखते हैं। इनकी जो नियुक्ति है वो 5 श्रेणी में होता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। मान के चलिए बिहार में टोटल विधान परिषद की कितनी संख्या है, तो 75 है, ठीक है ना। तो इसका 1/3 कितना, 1/3 है, 1/3 का मतलब कितना हो गया आपको कि लगभग 25, ठीक है ना। आप देख लीजिए 75 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 ही ना आएगा, इसलिए 1/3 का मतलब कितना हो गया 25। 25 जो है विधान परिषद का 25 मेंबर की नियुक्ति कौन करेंगे, तो ये करेंगे भाई विधानसभा के सदस्य, ठीक है ना। उसके बाद 1/3 सदस्य की जो नियुक्ति है कौन करेंगे, वो जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय के जो सदस्य हैं वो करेंगे, ठीक है ना। 1/3 कितना आ जाता है, ये भी 25 हो जाता है और ये भी 25 हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है 1/6 लगभग 13 मेंबर को नियुक्ति कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे, ठीक है। जो राज्य का राज्यपाल है वो करेंगे। उसके बाद 1/12 लगभग 12 को जो है मेंबर की नियुक्ति कौन करेंगे, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो सदस्य होते हैं, टीचर लोग होते हैं, वो करेंगे लगभग 12 को, ठीक है ना। उसके बाद फिर लगभग 12 को कौन करेंगे, जो सॉरी स्नातक पास होने के 3 वर्ष पूर्व जो विद्यार्थी हैं वो नियुक्ति करते हैं 1/12 लगभग किसको, कितना को, 12 सदस्य को। तो आप देख लेते हैं, देखिए 25 25 50 12 12 24 25 टोटल कितना हो गया 75 हो गया, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह प्रक्रिया है जो नियुक्ति करते विधान परिषद के जो सदस्य है उनकी, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम आगे अगला चैप्टर क्या है, ठीक है। अनुच्छेद 172 में इसमें जो है
एमएलए और एमएलसी की अवधि है, ठीक है ना, कार्यकाल की अवधि है। तो हम जानते हैं जो एमएलए की जो कार्यकाल की अवधि है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और एमएलसी जो है इनका कार्यकाल कितने वर्ष की होती है? 6 वर्ष की, ठीक है। आर्टिकल 173 में वही विधानमंडल की योग्यता है, ठीक है ना, क्या है? इनकी योग्यता का चर्चा है, वही है भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो वो, ठीक है। देखिए, लाभ के पद पर और सेवक में फर्क होता है। ये जितने भी नेता लोग हैं वो भारत में केवल सेवक के रूप में काम करते हैं, बात समझ रहे हैं ना। और लाभ के पद पर वो हो गए जो सरकारी जो जिनको नौकरी है उनको कहा जाता है, क्योंकि वो परमानेंट है। ये तो परमानेंट है ही नहीं भाई, ठीक है। आइए देखते हैं आर्टिकल 202 में राज्य की जो बजट है उसकी चर्चा है, ठीक है ना। और आर्टिकल 100 डायरेक्ट हम देख लेते हैं 213 ही, ठीक है ना, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद उसी को पढ़ेंगे हम। 213 में क्या है? राज्यपाल का अध्यादेश है, ठीक है ना। अध्यादेश एक है ना, अध्यादेश उसको कहा जाता है कि मन के लिए सदन अभी नहीं चल रहा है, ठीक है ना, तो मंत्रिमंडल के सलाह पर राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई भी कानून ला सकते हैं। वो कानून जो होते हैं कुछ ही समय के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है, ठीक है ना। जो वो भी सदन नहीं चल रहा तब, अगर सदन जैसे कोई भी कानून लाए उसकी मान्यता क्या है? 6 महीना तक क्या है। अगर वो मान के चलिए सदन फिर चालू हो गया तो उस जो कानून है उनकी मान्यता मात्र 42 दिन की रह जाएगी। अगर 42 दिन में जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो अगर कानून को पारित कर पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो वो कानून खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अध्यादेश राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा किसमें? 213 में, ठीक है। आइए सबसे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 214, ठीक है। आर्टिकल 200 आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट के गठन की चर्चा है, ठीक है। हाई कोर्ट की गठन की चर्चा है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ये कहा गया प्रत्येक राज्य के पास अपना हाई कोर्ट होगा, ठीक है ना। अगर राज्य बड़ा है तो उनका मन चलिए खंडपीठ खोल दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, बहुत जनसंख्या वाला राज्य है, तो उसमें उसका क्या होगा? एक खंडपीठ भी खोल दिया। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो उसका एक खंडपीठ क्या है? लखनऊ में भी खोल दिया गया उसका ब्रांच, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जज वाले जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। टोटल जो जज की संख्या है 160 है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन हो गया? लखनऊ हो गया, ठीक है ना। और ये भी कहा गया कि अगर छोटे छोटे राज्य हैं उसको मन के चलिए वो 3-4 राज्य मिला करके उसका एक हाई कोर्ट होगा। जैसा आपको देख लीजिए कि आपका क्या कहते हैं, गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसके अधिकार क्षेत्र में देख लीजिए, आसाम तो आ ही गया उसमें, है ना, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब क्या है उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये भी कहा, देखिए इसका हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति की कुछ प्रोसेस है। इनका जो नियुक्ति होता है आपको ये शर्त है कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें कम से कम 10 साल वकील होना चाहिए, और उसके बाद या तो फिर उसमें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 साल आपको जज होना चाहिए। प्लस जो राज्यपाल है उनके नज़र में आप क्या होना चाहिए? कानून की जानकार भी होना चाहिए, ठीक है ना। इनकी जो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, याद रखिएगा,
हाई कोर्ट के जो जज हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि हाई कोर्ट के जज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है ना। अब मगर जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, ये राष्ट्रपति के अंदर अधिकार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को, है ना, जज की वो नियुक्ति कर सके, बढ़ा सके, नहीं, ये संसद के पास सिर्फ, ये शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और दूसरा चीज ये होता है कि इसकी जो नियुक्ति जो करते हैं हाई कोर्ट के जज के, ठीक है ना, वो कौन कौन करते हैं, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना, प्लस राज्य के राज्यपाल होते हैं, वो तीनों किससे करते हैं, जा करके राष्ट्रपति से करते हैं, तब जा करके इनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है, और या फिर जज की संख्या बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, मोटा मोटी तौर पे ये इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको कि इस कोर्ट का, है ना, किस किस राज्य में अधिकार क्षेत्र है, जैसा पूछ लिया गया है कि जो मिजोरम में है, किस हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है और इसको हम याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछ लिया गया है, ठीक है ना। तो मोटा मोटी 6 राज्य है, बाकी सबका अपना अपना, तो राज्य के अंदर हाई कोर्ट है, ये है टोटल 25 हाई कोर्ट है। अब मोटा मोटी हमको 6 देखना है, उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर कौन कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आता है, ठीक है। तो नंबर 1 देख लेते हैं हम, कलकत्ता हाई कोर्ट। इसके क्षेत्राधिकार के अंदर आपको आ गया पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। उसके बाद अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथियों याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा हम देख लेते हैं मुंबई हाई कोर्ट कर देते हैं। इसके क्षेत्र का अधिकार के अंदर आपका महाराष्ट्र तो हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका जो दमन द्वीप, हवेली प्लस गोवा, ये किस हाई कोर्ट क्षेत्र अधिकार के अंदर आता है, तो मुंबई हाई कोर्ट के क्षेत्र के अधिकार के अंदर आता है। साथियों क्वेश्चन यहीं से बना जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मद्रास। मद्रास हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर आपको तमिलनाडु तो आता ही है, ठीक है ना। तमिलनाडु के साथ साथ आपका पुडुचेरी जो है यूनियन टेरिटरी, वो भी आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका गया सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है गुवाहाटी। गुवाहाटी हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर कौन कौन सा आता है, आपका आसाम हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है ना। ये सब किसके क्षेत्र का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो गुवाहाटी क्षेत्राधिकार, गुवाहाटी हाईकोर्ट क्षेत्र का अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया केरल। केरल हाईकोर्ट में केरल भी आ गया आपका। उसके बाद आ गया लक्षद्वीप, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ गया चंडीगढ़,
चंडीगढ़ में आपका आ गया हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ खुद आ गया इसमें। दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इस चैप्टर में अमूमन इतना ही से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी राज्य है सबका अपना अपना, पटना हाई कोर्ट का बिहार क्षेत्र अधिकार हो गया, उसके बाद जितना भी है सबका राज्य के नाम से ही कोर्ट का नाम है, ठीक है ना। इसलिए इजी इधाना याद है, एग्जाम में टिक करना याद है, मगर ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, इससे दोस्तों क्वेश्चन बनता है, इसलिए याद रखिएगा। साथियों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।